बेटा चैप्टर 3 में आज मेरे को वर्ड प्रॉब्लम्स देखनी थी, एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, यही डिस्कस करना है। चैप्टर 3 भी खत्म करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम 1, प्रोडक्शन मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इन अकाउंट। पहली बात तो ये बताओ, क्या ये गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ये अकाउंट में रिकॉर्ड हो सकते हैं, हाँ या ना? नहीं हो सकते। क्यों? कौन सा कॉन्सेप्ट? नहीं, मनी मेजरमेंट। आप अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन को मनी टर्म में मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। यही कारण है कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन हम लोग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? बुक से ही तो भेजे। ठीक है, आगे बढ़िए। लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ कंपनी इज डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कंपटीशन। लॉन्ग टर्म सक्सेस क्या लगता है, किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है वो? गोइंग कंसर्न की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गोइंग कंसर्न की बात कर रहा है वो। ये प्रॉब्लम रिलेटेड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से। ऑल्दो सेल ऑल्दो सेल हैव नॉट टेकन प्लेस, माल बिका नहीं है, पर कुछ रिलायबल कस्टमर है कंपनी के जो बड़े ऑर्डर दे रहे हैं, ह्यूज प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। कौन सा कॉन्सेप्ट? भाई मेरे को यहां पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। वैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन भी लग सकता है, पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मुझे ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। रीजन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात हो रही है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्सेप्टेड लॉसेस को आज ही लॉस मान लो, पर एक मिनट को, हाँ जी, क्या कह रहा है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? फिर दिक्कत। बुक में क्या आंसर है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं पता है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला, दोनों आंसर सही क्यों बोले मैंने अभी बताता हूं मैं आपको। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, सेल की बात हो रही है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात हो रही है, इसलिए मैंने क्या बोला? प्रूडेंस। तो दोनों बातों को मैं अपनी तरफ से यहां पे बता सकता हूं। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और प्रूडेंस। One of the shareholder of company have invested his saving in share of another company.
सोचिए किस प्रिंसिपल से लिंक्ड हो सकती है बात, रिधिमा जी, त्यागी जी। एक शेयर होल्डर कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के शेयर में भी पैसा लगा रहा है बेटा, सेपरेट एंटिटी, क्योंकि मालिक अलग है, दुकान अलग है, तो जो मालिक है वो किसी भी जगह पैसा लगाए, दुकान को इससे क्या मतलब है? ठीक है, क्या है इसका? सेपरेट एंटिटी। देखो इनका आंसर क्या है इसमें, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फैक्ट्री रेंट ऑफ द कंपनी इज आउटस्टैंडिंग फॉर ₹10,000। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? सोचिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? काम करवा लिया, पैसा नहीं दिया, तो मतलब काम करवाने पर खर्चा मान लिया गया, ना कि पैसा जाने पर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है यहां पे आंसर। हाँ जी, क्या बना? एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द फिक्स्ड एसेट ऑफ कंपनी इज वेरी हाई। भाई बिजनेस का कोई बिल्डिंग है, उसकी मार्केट कीमत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बुक वैल्यू। अब डायरेक्टर कह रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट्स को करंट मार्केट प्राइस पे दिखाओ। पहली बात तो बताओ, फिक्स्ड एसेट को मार्केट प्राइस पे दिखाते हैं या जितने में खरीदा उतने में? तो क्या डायरेक्टर की बात सही है यहाँ पे? नहीं है। कौन से कॉन्सेप्ट की बात है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज पेंसिल ऑफ ₹50। These had all been issued from stock and were still in use at the year end। हाँ भैया, पेंसिल खरीदी हमने ₹50 की, साल के आखिरी दिन पेंसिल अभी थोड़ी सी यूज हो गई है, थोड़ी सी बच रही है, तो क्या मान सकता हूं मैं इसे? एक्सपेंस एसेट। अरे क्या फर्क पड़ता है, ₹50 की चीज है। कोई भी बिजनेस 20, 25, 50 लाख, 1 करोड़ का तो होगा। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, कोई इतना मेटेरियल इशू नहीं है कि आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो, ठीक है ना? डाउट करें तो पेंसिल को क्या मान लेते हैं हम जनरली? एक्सपेंस ही मानते हैं। क्यों? मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। बहुत छोटा सा अमाउंट है ₹50। मैं कह रहा हूं कोई भी बिजनेस हो, इवन आप छोले कुलचे का ठेला लगाते हो, अरे वो ठेला भी ₹1.5 लाख का होता है, तो ₹50 का अमाउंट क्या है? मेटीरियल अमाउंट है? नहीं, यह बहुत ही इग्नोरेबल सा अमाउंट है, तो इसलिए मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट लग। देखो इन्होंने आंसर क्या दिया बेटा, सही है? कृष्णा जी अगला वाला बताओ। रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हैं SLM की जगह, जिससे प्रॉफिट ज्यादा दिखे। फिलहाल मेथड चेंज करना चाहते हैं, तो ये बताओ मेथड चेंज कर सकते हैं? नहीं, नहीं, वो एक्सेप्शंस है, जनरल केसेस में नहीं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट? कंसिस्टेंसी। कौन सा? कंसिस्टेंसी। डेटर, भाई सपोज करो हरि त्यागी जी है, इन्हें मैंने ₹10,000 का माल उधार में बेचा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है कि हरि त्यागी जी को कोर्ट में इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? किस प्रिंसिपल से लिंक करना चाहता है? प्रूडेंस। अब आप कहेंगे कैसे? अरे त्यागी जी ने बेशक पैसे देने से मना ना कराओ, पर जब कोर्ट ने इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया तो मुझे पहले ही आइडिया लग गया है कि मुझे मेरा फ्यूचर में पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो उसे कब लॉस मानू? अभी लॉस मानू। दूसरा नाम क्या है प्रूडेंस का? कंजर्वेटिज्म अप्रोच। देखो बुक में क्या आंसर है इसका,
कोई डाउट है? श्योर? और इन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन अब आप कर सकते हैं क्योंकि हम ये कर चुके हैं। चलो एमसीक्यू के आंसर दो। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन 3 थी, कौन कौन सी? एक्रुअल, कंसिस्टेंसी और गोइंग कंसर्न। कहीं दिख रहा है? बी। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या आंसर बनेगा? ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सही है गलत है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट, किसको अकाउंट में लेते हैं हम? लॉस को या प्रॉफिट को या दोनों को? लॉस को। फ्यूचर के लॉस को आज ही लॉस मान लो, प्रॉफिट को तभी प्रॉफिट मानेंगे जब वो हो जाएगा। तो क्या आंसर? सी। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो बी या सी? हेलो, कल आ जाओ, कल संडे को आराम से बैठ कर बात करूंगा। पहले मैं थोड़ी देर अभी बुक खुद ही कुछ रिकॉर्डिंग के साथ आप लास्ट फूड के क्या है बेटा कल सुबह ज्यादा साढ़े 11 हाँ जी। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ऑल ट्रांजैक्शन इन इवेंट आर रिकॉर्ड? नहीं, ऑल ट्रांजैक्शन इन इवेंट विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म आर रिकॉर्ड। तो दोनों में फर्क क्या है बी और सी में? वहां लिखा है एस्टिमेटेड और यहां लिखा है एस्टिमेट कोई ना किया जाता है, एक्चुअल वैल्यू लिखी जाती है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताइए। एसेट्स आर शोन इन बुक एट द प्राइस एट विच इट वाज परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। सही है नहीं है? बी एट ए प्राइस एट विच इट वाज परचेज। सी परचेज प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। डी मार्केट प्राइस और परचेज प्राइस विच एवर इज लोअर। तो डी तो गलत है, ए बी सी में डाउट नहीं हो रहा। क्यों भैया? एक्विजिशन कॉस्ट और उसमें से क्या लेस कर सकते हैं? डेप्रिसिएशन। ए कॉन्सेप्ट दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विड इन नियर फ्यूचर, ये तो गोइंग कंसर्न है। तो सॉरी अकॉर्डिंग टू एक्रुअल कॉन्सेप्ट बताएं। सोच लो, ए हो कभी? पक्का सेटलमेंट के समय पे नहीं, जब काम होता है तब खर्चा कमाई मानते हैं। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है? शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। दूसरा मे बी चेंज एज पर मैनेजमेंट डिसीजन, कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी। ये वाली लाइन गलत लिख दी ना उसने, अंडर एनी, तो भैया ए ही बन पाएगा। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न ए बिजनेस इज व्यूड
एज हैविंग, बिजनेस की लाइफ क्या मानते हैं हम? इंडेफिनिट। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इवन द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर। बिजनेस के मालिक को भी हम उधार मान रहे हैं, क्यों? सेपरेट बिजनेस एंटिटी, मालिक अलग दुकान अलग, तभी तो मालिक के पैसे को उधार माना है। सही है गौरी जी, कोई डाउट? और कल बेटा छुट्टी कोई नहीं करेगा, कल सब टेस्ट देंगे। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, क्या लिखा? इन डिटरमाइनिंग द नेट हाँ जी, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue। मैंने आपसे बोला था जब एक्सपेंस की बात हो तो एक्रूअल, रेवेन्यू की बात हो तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, दोनों को एक साथ कवर करें तो मैचिंग। क्या था? मैचिंग। ये पहचान है। 12th, एंटीसिपेटेड, तो एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल लॉस। कौन सा प्रिंसिपल कहता है? प्रूडेंस। कि फ्यूचर के लॉस को तो मानो, प्रॉफिट को अभी मत मानो। ये वाला बताओ, एग्जाम में आने के 100% चांस है इस पॉइंट के, 13th के। क्या? एक सेकंड नैतिक जी सुनो, मैं दुकानदार हूं और स्टेशनरी बेचता हूं। लेट से ये पेन है, 100 रुपए का मैंने खरीदा, बिकेगा 150 रुपए का। तो जो पेन मेरे गोडाउन में बच रहे हैं अभी, 100 रुपए का मानूं या 150 का? अच्छा, ये पेन मैंने खरीदा 100 रुपए का, पर कोई इंस्टांसेस आ गई कि भाई ये पेन अब मार्केट में इसकी कीमत रहेगी 80 रुपए। अब मैं पेन कितने का मानूं? 100 का ही, 80 का। मतलब तुम दोनों केसेस में ये कह रहे हो जो वैल्यू कम है उस पे पेन मानूं, है? ऐसे ही बोल रहे हो ना? क्यों? ये क्वेश्चन कह रहा है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब आप कहेंगे कैसे? सुनिए, 100 का पेन खरीदा, जब बिकेगा 150 का बिकेगा, प्रॉफिट होगा 50 का। कब? अभी या फ्यूचर में? तो फ्यूचर के प्रॉफिट को आज प्रॉफिट मानना है क्या? नहीं, तो 100 का ही दिखाओ। 100 का पेन खरीदा, जब बिकेगा 80 का बिकेगा, फ्यूचर में लॉस होना है कितना? तो क्या फ्यूचर के लॉस को आज का लॉस मानना है? हाँ, तो अभी 80 का ही दिखा दो। ये था इस कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन आएगा 100% एग्जाम में। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ए वैल्यू विच इज लोअर, ये पक्का आएगा क्वेश्चन। और आंसर क्या है इसका? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या फिर कंजर्वेटिव अप्रोच। सही है कृष्णा जी? आगे, नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी, अकाउंटिंग produce financial statement in accordance with which are the following accounting concept? क्या? पीरियोडिसिटी ना? एक्स लिमिटेड फॉलो WDB, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। ये तो नाम से ही पता लग रहा है ना, कंसिस्टेंट है। Asset in accounts at price paid to purchase them। एसेट को उस वैल्यू पे दिखाओ जो हमने उनके लिए पैसा दिया। कौन सा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कोई डाउट? भाई कल के पेपर में दूंगा मैं इसमें से MCQ, अब सेकंड में से भी। एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, प्रोविजन इज मेड फॉर द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल, आउटस्टैंडिंग बिल for electricity that has been consumed during the period। बताएं।
कौन सा कॉन्सेप्ट मानू यार मैं? एक्रुअल। खर्चा तब मानते हैं जब काम करवा लेते हैं, पैसा नहीं दिया इससे फर्क नहीं पड़ता। सही है भव्या, कोई डाउट बेटा इसमें? 9th, बोलिए। द कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, 9th कह रहा हूं, 19th, लॉसेस को ले लेती है, प्रॉफिट को छोड़ देती है। 20th, एनुअल फीस ऑफ स्टूडेंट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर 1 लाख रिसीव बाय स्कूल इन ईयर ऑफ एडमिशन। 2 साल की फीस ले ली स्कूल ने पहले ही, तो बताओ इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है? बोलिए। सी, जब काम करते हैं तब कमाई माननी है। 50,000 का काम करंट पीरियड में करेंगे और 50,000 का काम अगले साल, तो 50,000 का काम इनकम और 50,000 का काम लायबिलिटी। ऐसे ही समझाए थे ना मैंने आपको, एसेट लायबिलिटी बेटा। 21, ए कंपनी डज नॉट इंक्लूड वैल्यू ऑफ स्किल गेन बाय इट्स एम्प्लॉय। बताओ कितनी अच्छी बात हम नहीं लिख रहे बिजनेस में। क्यों नहीं लिख पा रहे? क्योंकि हम मनी में मेजर नहीं कर पा रहे। बैड डेप्ट किसका एग्जांपल है? हाँ जी, प्रूडेंस। ये IAS BAS छोड़ो, एसर्शन रीजन आप सभी बच्चों के सबसे मजबूत पक्ष है ना? 10th में भी आते थे क्या? तो ये तो अच्छे से आते हैं सभी बच्चों को, या इसी में डाउट ज्यादा आता है? इसी में आता है। सबसे मेन बात, कई बार स्टेटमेंट सही लगती है पर ये समझ नहीं आता रीजन है नहीं है ना? चलो आज आप ही बताओ, मैं तो आज पढ़ के नहीं आया घर से। बोलो कृष्णा, पहला बता बेटा। प्रूडेंस और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट प्रिस्क्राइब दैट anticipated income and gain should be recognized but expense and loss should not be recognized। सही है बेटा, गलत है? सोनी साहब बताओ पहला पॉइंट, बताओ नहीं। पहला तो गलत है। पहला कह रहा है प्रॉफिट को लिखना है लॉस को नहीं, जबकि लॉस को लिखना है प्रॉफिट को नहीं। सेकंड, फिक्स एसेट जिसकी वैल्यू 5 लाख है, मार्केट वैल्यू 25 लाख है, 20 लाख को हमें गेन दिखाना है। नहीं दिखा सकते, जब तक बेका नहीं है तो गेन कैसे दिखाए? तो बोथ आर सॉरी सी। ए में लिखा है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये पढ़ ले करो, कई बार आगे पीछे कर देते हैं लोग। बी में लिखा है करेक्ट। चलो बताओ सेकंड। हाँ जी कटारिया जी, सेकंड। हरिद्यागी जी आप बताओ। स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर बिकॉज ऑफ प्रूडेंस। सही है गलत है? सही है। अभी अभी तो बात 5 मिनट पहले बात की थी, पेन का एग्जांपल दिया था जब। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म अप्रोच प्रिस्क्राइब दैट एंटिसिपेटेड एक्सपेंस और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ये करेक्ट रीजन भी है नहीं है? तो क्या दो एक्सप्लेनेशन क्यों सही नहीं है? अरे फ्यूचर के लॉस को भी लॉस मानना है, तभी तो हम कम वैल्यू पे दिखा रहे हैं। इन्होंने बोला है बी वाला है जिसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन माननी है। जनरली पॉइंट बदल रखे है ना। ए थर्ड
अंडर द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी इनफाइनाइट. Depreciation is provided each year because of accrual concept of accounting. देखो मैं आपको बताऊं, मेरा मानना तो यही है, मेरा मानना ये है, पर ध्यान देना आपकी बुक ने डेप्रिसिएशन को एक्रूअल कॉन्सेप्ट में नहीं, इन्होंने इसे कवर किया था किसके अंदर, गोइंग कंसर्न में. खोलो अपनी बुक में गोइंग कंसर्न, और मैंने अंडरलाइन भी करवाया होगा, ध्यान करो. डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ये लोग. मेरे हिसाब से रीजन यही होना चाहिए, पर बुक के हिसाब से डेप्रिसिएशन ये गोइंग कंसर्न में लगाते हैं. औरों के दे दिए थे, तुम्हारा रह गया आया ना, क्या लिखा है, इसमें लिखा है ना. और मेरा मानना यह है कि डेप्रिसिएशन एक्रूअल के ब्याज पे लगना चाहिए, पर भैया मैं बुक से बहस नहीं कर सकता क्योंकि स्कूल में नंबर इससे मिलेंगे. बुक में देखना आंसर इन्होंने क्या दिया है थर्ड का, ये दे रखा है. मतलब ये मान रहे हैं कि डेप्रिसिएशन हम एक्रूअल मान सकते हैं, है ना. पर देखा जाए तो ये बी आंसर है बुक की बात करूं तो, क्योंकि बुक वाले डेप्रिसिएशन किसकी वजह से लगाते हैं, गोइंग कंसर्न की. दिखाया था बेटा अभी मैंने आपको. हाँ जी, फोर्थ नैतिक, बता बेटा फोर्थ. अभी बच रहे हैं लक्ष्य और आगे के 5 जने, अब इनसे भी पूछना है जरा. Transaction are recorded in the book of account with point of view of firm because of business entity. सही है बात. Capital introduced by proprietor of the firm is not a liability. तो केवल ए सही है, रीजन गलत है बी. लक्ष्य फिफ्थ तू बता बेटा. बी है, मैंने लक्ष्य से पूछा है पहले, वो तो बता दे कुछ. हाँ बेटा ए सही है. रेवेन्यूज मैच विद एक्सपेंस एक्रूड टू देम. इफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज अर्न, इट्स रिलेटेड कॉस्ट वेदर पेड और नॉट शुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज. क्या आंसर है इसका, डी ए बी क्या. अच्छा पहली स्टेटमेंट सही है गलत है, सही है. और दूसरी, खर्चे को खर्चा मान लो चाहे पैसा ना भी दिया हो, सही है. तो आंसर डी तो हो नहीं सकता, या तो ए या बी. क्या लग रहा है आपको, मुझे लग रहा है ए, क्योंकि मैच करना है किसे, रेवेन्यू को और कॉस्ट को, इसलिए तो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है बेटा. ए आंसर है इसका. भाई जब इनकम मानोगे तभी खर्चा मानना है, यही तो मैचिंग कॉन्सेप्ट है. पढ़ा क्या था बुक में, ये पढ़ा है हमने तो. अभी मैंने आपको ऊपर नहीं दिखाया डेप्रिसिएशन, ये लिखता है थ्योरी में वहां पर और दिखा रहा है एक्रूअल में. लाइफ ऑफ बिजनेस इज अज्यूम टू बी इनफाइनाइट बट ब्रोकन इनटू पार्ट. ये सही है गलत है. अब बी, शुड बी प्रिपेयर एवरी ईयर. तो अब ये ए बोलूं बी बोलूं, क्यों है बी. बी मतलब हाँ ठीक तो है, सही वाला. अच्छा मैं ऊपर भी शायद यही गड़बड़ कर गया, मैं बी तो मैं बोलना बी चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, पर ऊपर पॉइंट इन्होंने उल्टे दे रखे. हाँ सही तो कर रखा था, मतलब मैं कहना यही चाह रहा था वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है.
7th, annual membership fees of 50,000 receive in advance. It will be shown in income. According to accrual concept, income and expense are recognized in year then when they receive. कौन सा सही है? ये दोनों गलत है। ये तो बिल्कुल ठीक है। वो ये कह रहा है जिस पीरियड को इनकम रिलेट करती है उसमें इनकम दिखाओ। सही तो कह रहा है वो, जब रिलेट करेगी तब दिखाना है। पूरा क्यों ही पढ़ रहे हो ढंग से? क्या लिखा है? मैं तुमसे 12th की फीस एडवांस में ले लूं तो इस फीस को फीस तब दिखाना है जब ये रिलेट करे। तो सही कह रहा है गलत कह रहा है? सही कह रहा है। बी गलत कह रहा है बेटा। तो कौन सा बना? डी। The quality of the staff not shown in balance sheet because it cannot be measured in term of money. सही है? B क्या कहता है? According to money measurement concept, those transactions are recorded in books that can be measured in term of money. तो क्या आंसर है? अब गलती नहीं करूंगा, मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उल्टा ले रखा था बेटा इसने, कंफ्यूज हो गए। Assets are recorded in books of account at their cost. सही है? किस कॉन्सेप्ट के अनुसार? तो ये भी क्या बना? बी। According to going concern assumption, it is assumed that the entity will remain in business for a foreseeable period and there is no intention to close down or scale its operation down. सही है? According to consistency, accounting policy once adopted should be followed year after year. सही है? हाँ बेटा। तो अब बताओ क्या है, दोनों लिंक्ड है या अलग अलग है? तो क्या आंसर होना चाहिए? ए। अब जरा बुक में देखना है इसका आंसर क्या है? ए है, पर मैं कहता हूं इसका आंसर बी है। अब आप कहेंगे क्यों? मैंने दिखाया, मैं हर क्वेश्चन को तो रोक नहीं रहा ना। जहां पर मुझे पता है कि गड़बड़ है बुक में, मैं वहां रोक रहा हूं। सोचो मैंने इसका आंसर बी क्यों बोला मेरी तरफ? अरे भैया, ईयर आफ्टर ईयर आप तभी तो फॉलो कर पाओगे जब बिजनेस गोइंग कंसर्न है। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न ही नहीं है तो बहुत सारे साल कैसे आएंगे? आया ना भाई? मैं आपकी फीस अगले साल एडजस्ट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि आप अगले साल पढ़ोगे तभी तो एडजस्ट करूंगा। पढ़ोगे नहीं तो कैसे करूंगा एडजस्ट? तो बिजनेस क्योंकि गोइंग कंसर्न है इसलिए तो ईयर आफ्टर ईयर की बात हो रही है। समझ आया? ये वाला पॉइंट मुझे पता था बुक में ए है, पर इसका सही आंसर बी है। एक बार मैं आपसे कहूंगा, आप अपने टीचरों से पूछना इसका आंसर ए की जगह बी क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने अपना रीजन दे दिया। क्या रीजन दिया मैंने बेटा? क्योंकि ईयर आफ्टर ईयर मतलब क्या है? बिजनेस बार बार चलेगा भी, इसीलिए तो हम एडवांस और प्रीपेड और अकाउंट दिखा पाते हैं। ठीक है ना? अब मैंने आपको एक बात बताई भी थी, जो बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है वहां कोई चीज एसेट नहीं होती, सब एक्सपेंस और सब इनकम होता है। एग्जांपल दिया था एक बिजनेस का, जॉइंट वेंचर। 11th, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट अप्लाइड टू सोल प्रोप्राइटर। गलत है, हर बिजनेस में लगता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फर्म कैन बी प्रिपेयर एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। दोनों ही गलत है भाई। ये सबसे आसान होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होता। जब एक गलत हो ना तो फिर दिक्कत खत्म है ना। दिक्कत आती है दोनों सही हो तो असर्शन बनाना है, रीजन बनाना है नहीं। 12th, गौरी जी बताइए। द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इज स्पेशली इंपॉर्टेंट where equally acceptable accounting policy exists. हाँ जी, देखो ए तो इसका बिल्कुल ठीक है बेटा। हमें कंफ्यूजन ही तब होती है जब सारी पॉलिसी एक बराबर हो, की पॉलिसी सेम रखें या बदले, है ना? तभी तो कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन ही क्यों? और दूसरा,
अकाउंटिंग पॉलिसी हर साल बदलनी चाहिए तो बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या है? डी। 13th। हाँ जी, आप दोनों बताओ बेटा 13th का। सी है, एसेट्स आर वैल्यूड एट मार्केट वैल्यू, ये तो गलत है। और कंसिस्टेंसी अकाउंटिंग पॉलिसी में भी चेंज एवरी ईयर, ये भी गलत है। तो आंसर सी। 14th, the concept of full disclosure implies that all material information should be disclosed। अब मैंने आपको बताया था मैटरनिटी का भी आंसर सेम है और फुल डिस्क्लोजर का, तो भैया ऐसे में तो राइट ही मार देता हूं। मैटरनिटी कॉन्सेप्ट होल्ड दैट इंफॉर्मेशन दैट मे इन्फ्लुएंस द, मैटरनिटी का मतलब क्या बताया था? जो डिसीजन को क्या करे, अफेक्ट करे। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या देना चाहिए हमें? बी देना चाहिए। 15th, both debit and credit aspect of transaction should be recorded। सही है बात? क्यों सही है? अरे ड्यूअल एस्पेक्ट, तो सही, तो आंसर क्या बना? बी। नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन नेसेसिटी ऑफ, अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैंने आपको इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं बताई है, इसे मैं भी नहीं खोल रहा। Assertion, sole proprietorship firm can prepare the financial statement without following the principle। हाँ जी, सही है क्या ये? बिना प्रिंसिपल फॉलो करे आप बना दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स? वैसे इसका आंसर है सी, दोनों गलत है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं, रूल तो भैया सब पे फॉलो होंगे। ये अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन है, अभी रोक दो। ये वाला पूरा नहीं आ रहा यार, पढ़ना बुक में क्या है? An automobile company lasts for 100 years. It is not desirable to measure its performance only at end of its life. Which accounting concept refer? Which concept is based on mercantile basis? C। पहले इस शब्द का मतलब बताओ, मर्चेंटाइल का मतलब क्या है? पूरे ही पढ़वा। ये कौन सी बुक से भेजी था आपने मुझे? बुक हमारी पे है। हाँ जी, क्या समस्या मर्केंटाइल से? अरे भैया जब काम हो तब काम को मानो, एक्रूअल। सही है। तीसरा क्या है? मैटरनिटी प्रिंसिपल इज एक्सेप्शन ऑफ, भैया फुल डिस्क्लोजर की एक्सेप्शन है, यानी कि कोई चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो मटेरियल नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करते तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 50 रुपए की पेंसिल चोरी होगी, गलती से हमने खर्चा दिखा दिया तो कोई इशू नहीं है इसका। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट अप्लाई टू, बस आगे तो सर एएस है, लो पकड़ो। अब भैया कल इस 2 चैप्टर पे टेस्ट के लिए रेडी है ना? छुट्टी कल कोई भी नहीं करेगा। 500 रुपए का फाइन है कल छुट्टी में।
एक मिनट बताता हूँ, 11 बजे, ठीक है। कोई छुट्टी नहीं करेगा। कल किसके टेस्ट रह गए थे तेरे? ये लो, शाम, अभी और नकल तो तू भरवा दी थी। भाई अभी थी, मैं लैंग्वेज से बता देता हूँ, नकल करिए। अपने बच्चों के बारे में हर टीचर को पता होता है। चलो बेटा, इस महीने की बात है, वो बन जाएगा मेरा पोर्टल। कब बनेगा वो बेटा? उसमें समय नहीं लगता, काम यार। एक बात बता, पूरी सभी चैप्टरों की चीजें कंटेंट करनी होती है, फिर ऐसे इतना आसान नहीं होता। इस महीने के एंड तक आ जाएगा। अब उसमें क्या है, तुम्हें मैं आराम से बैठा दूंगा, पास पास भी बैठ जाऊंगा, सबके क्वेश्चन ये गलती तो हो जाओ। हाँ, तो मैंने वो था उसका ट्रेड ऑफ आंसर गलती से हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी ये वाला पेपर घर पे नहीं दिखाना ना, अभी जो है घर वाला टेस्ट होगा, अभी नहीं, कल नहीं। थोड़ा सा सिलेबस कंटेंट कवर हो जाए, 3 घंटे वाला। उसके अंदर तो मैं आपको वो भी दूंगा, शीट भी नहीं दूंगा, सब कुछ लेके रख दूंगा यार। कॉपी पेन पेन की बोल के कॉपी और मोबाइल वो। हाँ जी, अब इको वाले रुक जाओ। हाँ बेटा, कल क्या एक घंटे कल नहीं तो परसों पढ़ाऊंगा। तेरी छुट्टी कब से है? 28 से पढ़ देता हूँ। परसों क्या है? परसों होता कोई ना। क्या चल रहा था इको में हमारा? 5 मिनट रुक जाओ, 2 बच्चे और आ रहे हैं इको में, 2-3 बच्चे और आ रहे हैं। ये वाली हो गई, कौन सी ये वाली? पूरे चैप्टर की अब पूरी चीज भेज दूंगा ना, पूरी नोट की भेज दूंगा। हाँ, पूरी नोट की।